और चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों के साथ। कोरोना जो एक बार फिर आंखें दिखा रहा है, जो एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और इसका सिर्फ एक कारण है, लापरवाही। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 28,903 नए केस आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 188 लोगों की मौत हुई है। 16 राज्यों के 70 जिलों में केस 15 दिन में 150% तक बढ़े। महाराष्ट्र की बात कर ले तो देश के लगभग 60% एक्टिव केसेस फिलहाल महाराष्ट्र में। राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी दिखी है, जो कि चिंता की बात है। देश में कोरोना से मृत्यु दर इस बीच 2% से कम है। तो आपने आंकड़े देखे, अब आपको लापरवाही की बात बताते हैं। जो जिम्मेदार हैं वो ही ढिलाई बरतने लगे तो क्या हो, वो जो माननीय हैं वो भी मनमानी करने लगे तो क्या हो। जी हां, लगता है नेताजी कोरोना प्रूफ हैं, तभी तो बिना मास्क के ही घूमते हैं और जब पूछो तो लगते हैं एक से बढ़कर एक बहाने बनाने। नेताजी कोरोना प्रूफ हैं, बिना मास्क के घूमते हैं। अरे लाए मास्क तो, और गेट नहीं लाए तो गेट पे मिल जाएगा। नेताजी ध्यान कहाँ है, बताएं मास्क कहाँ है। मास्क कहाँ है? गाड़ी में लगाया क्यों नहीं? मैं फोन पे बात कर रहा था। मास्क न पहनने के 100 बहाने। मास्क कहाँ है आपका? मास्क ये रहा। लगाते क्यों नहीं? अभी लगा रहे हैं। माननीय मास्क और मनमानी। मास्क कहाँ है? ये लगाया हुआ है। सुन लीजिए, अजब गजब बहाना है। कैमरे पर बिना मास्क के पकड़े गए हैं तो लगे बहाने बनाने। दलील भी ऐसी कि मानो कोरोना पर PhD ही कर ली हो। नाम है इंदिरा मीना, बामनवास से कांग्रेस की विधायक है। सुनिए मास्क के सवाल पर माननीय का जवाब। मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा। कहाँ रहा? गाड़ी में। हैं? लाए थे नहीं लाए? अरे लाए मास्क तो, और गेट नहीं लाए तो गेट पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। गलती हो रही है आपसे? नहीं गलती नहीं है। अब चलिए एक और कोरोना प्रूफ विधायक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाम है इंद्राज गुर्जर, युवा है, विराटनगर से पहली बार जीत के आए हैं। जोशीला अंदाज है, मगर कोरोना क्या बला है ये विधायक जी नहीं जानते। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? गाड़ी में लगाया क्यों नहीं? मैं फोन पे बात कर रहा था। सब ठीक है? हाँ? क्या कोरोना चला गया? चीफ साहब होल्ड करना है। कोरोना चला गया क्या विधायक जी? नहीं कोरोना नहीं गया, पर मेरी गाड़ी में किसी को कोरोना नहीं है और ना मेरे वो आज तक। कृष्णा पूनिया पद्मश्री हैं, ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, युवाओं की रोल मॉडल हैं, देश दुनिया में नाम है, पर गलती तो उनसे भी हो ही जाती है। कृष्णा जी, आप तो जिम्मेदार विधायिका हैं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मैं बिल्कुल लगाती हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरा मास्क देना नहीं। लगाती हूँ। क्या भूल गए क्या आज? नहीं ये रहा। हैं? जी जी जी, लगाना चाहिए। लगाती हूँ, मैं फोन पे वार्ता कर रही थी। जी जी जी। प्रताप सिंह खाचरियावाद अक्सर भीड़ में मास्क पहने नजर आते हैं, लेकिन 2-4 लोगों के सामने मास्क पहने कभी कभार ही दिखते हैं। माननीय मंत्री महोदय, हाँ, हमेशा मास्क पहनने की अपील उनकी चर्चाओं में रहती है। कोरोना गया नहीं है मंत्री जी, मास्क लगाना कैसे भूल रहे हैं आप? मंत्री जी मास्क मेरे जेब में मास्क है, जब बोलना पड़ता है माइक पे तो मास्क हटाना पड़ता है। वैसे स्टाफ लगाता है पूरा, है ना? सब इसका सब जन लगाते हैं। अपील क्या करते हैं लोगों से आप? मैं एक ही अपील करूंगा, अब दहशत चालू हो गई इसीलिए मैं भी मास्क हाथ में लेके चल रहा हूँ। जहाँ जरूरत हो भीड़ में जाओ, मास्क लगाओ सब जगह। गाड़ी में बैठो बंद करो तब अलग बात है, लेकिन भीड़ में जाते हमें मास्क लगाना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे, नहीं दिक्कत। चेतन डूडी डीडवाना से कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक हैं, लेकिन कोरोना के प्रति पूरी
बेफिक्री हैं। कहते हैं मास्क विधानसभा के अंदर लगाएंगे, गाड़ी में मास्क की इन्हें तो जरूरत ही महसूस नहीं होती। भूल गए हैं क्या आजकल आप लोग? मास्क अंदर मिलेगा, अंदर लगा लेंगे। अंदर लगाएंगे, जरूरी नहीं है कोरोना वोरोना चला गया है क्या? अब कोरोना को लेकर मदन दिलावर कितने सजग हैं, जरा उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। बिना मास्क घूम रहे हैं, पूछा मास्क कहाँ है तो जवाब भी सुनिए। मास्क कहाँ है मदन दिलावर जी का? ये रहा। लगाते क्यों नहीं दिलावर साहब? मैंने अभी बात कर रहा था ना, इसलिए खोलना पड़ा। क्यों? आदत में नहीं रहा आजकल आप? नहीं, वो इससे बात करने की दिक्कत आती है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तभी तो कोरोना भागेगा। लेकिन इन बातों को लगता है माननीय भूल से गए हैं। जब माननीय ही मास्क नहीं पहनेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। याद कीजिए पिछला साल मार्च का ही था, ये महीना भी मार्च का ही है और एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना संकट फिर से गहरा रहा है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में टीकाकरण अभियान की समीक्षा हुई और टीकाकरण में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई। पीएम ने राज्यों को जरूरत के मुताबिक कड़ाई करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही लोगों में डर का माहौल ना बने, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। बैठक में यूपी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल नहीं हुए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। पर्सनल हाइजीन हो या सोशल हाइजीन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगह नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल फिर हुए बंद। मुंबई में बीएमसी ने शिक्षकों से घर से काम करने को कहा। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लागू। एमपी के कई जिलों में रात 10 बजे बाजार बंद करना अनिवार्य। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू। गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्कूल फिर से बंद। पंजाब में बोर्ड परीक्षाओं को 1 माह के लिए टाला गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 28,869 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17,746 मरीज ठीक हुए और 187 लोगों की मौत हो गई। अकेले महाराष्ट्र में ही कोरोना के 17,864 नए मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों के बाद जहां देश भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1.10 करोड़ को पार कर गए हैं, वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 1.59 लाख को पार कर गया है। देश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2.21 लाख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बात कर रहे हैं फोन टैपिंग मामले की, जिसका मामला एक बार फिर मरुधरा की सियासत को परेशान कर रहा है। विधानसभा की कार्यवाही का लगातार दूसरा दिन फोन टैपिंग पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार सियासी फोन टैपिंग के आरोप को बेबुनियाद करार दे रही है, तो विपक्ष को सरकार के जवाब पर भरोसा नहीं है। देखिए फोन टैपिंग पर कैसे हुआ हंगामा। टेलीफोन टैप हुए मोदी जी के द्वारा। फोन टैपिंग पर महाभारत। विधानसभा में सरकार विपक्ष में तकरार। विपक्ष के सवाल, सरकार का जवाब। लगातार दूसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही में फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर व्यवधान जारी रहा। विपक्ष फोन टैपिंग पर सरकार के रुख को लेकर सवाल पूछता रहा और इस मुद्दे पर दोनों पक्ष में तकरार होती रही। शून्यकाल के दौरान स्पीकर ने इस मुद्दे पर चर्चा की इजाजत दी, तो नेता प्रतिपक्ष ने फोन टैपिंग के मुद्दे को प्रदेश की जनता के सम्मान से जोड़कर सरकार से सवाल पूछे। सरकार के जवाब से नाराज बीजेपी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने पर आमादा दिखी। जब आपका ये फोन टैपिंग ही नहीं है तो ये आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है? कोई न कोई आधार तो, और वो आधार आपने पुलिस को दिया है। आपने वो आधार पुलिस को सबमिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया और वो भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में दर्ज हुआ। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है नहीं करता है कि फोन टैपिंग हुआ, जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा। अगर आप में दम हो, अगर ये कोई सच्ची घटना हो तो इसके तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। सरकार खुद डॉक में है, सरकार खुद कटघरे में है। मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं पर इस पूरे फोन टैपिंग की बात की गई है, अब सरकार में गैरत हो और दूध का दूध पानी करना हो, इसको सीबीआई को या एनआईए को दी जाए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में साफ किया कि राज्य सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे जनप्रतिनिधि की निजता भंग हुई हो। साथ ही धारीवाल ने एक बार फिर बीजेपी को वॉइस टेस्ट में शामिल होने की चुनौती भी दे दी। किसी भी दल के चुने हुए विधायक या मंत्री या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य को का कभी हमने इंटरसेप्शन नहीं किया। संदिग्ध गतिविधियां, चाहे वो हथियार की तस्करी हो, मादक पदार्थों के बाबत इंटरसेप्शन किया जा रहा हो, तो उन्हीं में जो है ऐसी बातें, इनके लिए इंटरसेप्शन किया जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कभी वॉइस सैंपल तो दे दो यार। वॉइस सैंपल देने में क्या है? आपको बता दें कि ये मामला पिछले साल जुलाई का है, जब फोन टैपिंग का मामला उछला था और प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया था। लेकिन टैपिंग से जुड़े एक सवाल पर सरकार के जवाब के बाद विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। बहरहाल 2 दिन से फोन टैपिंग के मसले पर विधानसभा में हंगामा जारी है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं और इसका सीधा असर विधानसभा के कामकाज पर पड़ रहा है। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की, जिनकी प्रवक्ताओं की पूरी टीम अब टीवी डिबेट्स में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। विपक्ष पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए पार्टी ने प्लान तैयार किया है। इसके लिए पीसीसी मुख्यालय में डिबेट रूम तैयार किया जा रहा है, जहां डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ता टॉपिक की तैयारी करेंगे। टीवी डिबेट्स के लिए कांग्रेस की तैयारी।
कांग्रेस प्रवक्ताओं को मिलेंगे टिप्स। पीसीसी मुख्यालय में बनेगा डिबेट रूम, होगी तैयारी। विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं की टीम को नए तेवर के साथ मानसिक रूप से भी तैयार करने की रणनीति बन रही है। टीवी डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ताओं को सही ट्रेनिंग मिलेगी। टीवी डिबेट्स में जाने से पहले प्रवक्ता आपस में चर्चा करके तैयारी करेंगे। पीसीसी मुख्यालय में एक डिबेट रूम तैयार करवाया जाएगा, जहां मीडिया पैनलिस्ट आपस में चर्चा कर विषयों की गहनता को समझेंगे। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए खास ट्रेनिंग मिलेगी। 15 से 20 कांग्रेस नेताओं की टीम प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेस अब राष्ट्रवाद के मुद्दे का जवाब स्थानीय मुद्दे से देने की रणनीति पर काम करेगी। पीसीसी मुख्यालय सचिव का दावा है कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है और पार्टी की विचारधारा बहस के जरिए लोगों तक पहुंच सके। कांग्रेस के जो मजबूत पक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कमजोर पक्ष है, उनके बारे में भी चर्चा हो और जो ज्वलंत मुद्दे हैं अभी उस पर भी चर्चा हो। और डिबेट में जिस तरह के परिस्थितियां कई बार होती है, तो उन परिस्थितियों पर भी पार्टी का जो स्टैंड है वो स्टैंड भी। अब पार्टी प्रवक्ता डिबेट्स में बचाव के बजाय आक्रामक तेवर में नजर आएंगे और विपक्ष को करारा जवाब देंगे। डिबेट में जाने वाले वक्ता प्रवक्ताओं को पीसीसी डिबेट से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएगी, ताकि वे विपक्ष के प्रवक्ताओं को तर्कों के साथ मात दे सकें। एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई हम इन बातों को जनता के साथ में मिलकर और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उठाएं। उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि जितने भी हमारे नागरिक समूह हैं, चाहे शिक्षाविद हैं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ में, चाहे किसानों के साथ में, युवाओं के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, श्रमिकों के साथ में, उनकी बात को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए हम लोग कृत संकल्प है। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी एक योजना बनाई है। और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक मीडिया का एक बहुत बड़ा मतलब इस तरीके से एक वो रखा है, जिसके अंदर वक्ता और प्रवक्ताओं की टीम पूरी बैठेगी और वो ऐसे कांग्रेस में नए प्रवक्ताओं की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनकी सूची आने की संभावना है। इन नए प्रवक्ताओं के लिए भी ये नई व्यवस्था फायदेमंद साबित होगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो एक वक्त था जब कुछ दिनों के लिए कांग्रेस ने टीवी डिबेट्स को छोड़ दिया था और अब टीवी डिबेट्स की क्लासेस लगेंगी, ऐसा भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं बीजेपी की, उनके प्रदर्शन की, बीजेपी के हल्ला बोल की। राजधानी जयपुर में बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल, बढ़ती अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, महिला अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल, करप्शन के खिलाफ हल्ला बोल, बीजेपी का हल्ला बोल। वादियों के विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, और मैं कहूं कि किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, समाज के हर वर्ग की विरोधी सरकार। देख लीजिए, राजधानी की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। बीजेपी का हल्ला बोल अभियान है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। तो हालत ये हो गई है कि जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान देश में 1 नंबर पे हो रहा है, ऐसे प्रतियोगिता लगती है कि गहलोत जी ने तय कर रखा हो कि राजस्थान को इस मामले में मार्क में 1 नंबर पर रखेंगे। महिलाएं न घर पे सुरक्षित हैं, ना सड़क पे सुरक्षित हैं, ना थाने में सुरक्षित हैं, ना अस्पताल में सुरक्षित हैं, और खुद सरकार के संरक्षण में आज इन सब चीजों को गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इन सब विषयों को लेकर के विकास पूरी तरह ठप है। ये स्थिति हो गई है कि महिलाएं आईसीयू में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, महिला सड़कों पे जा रही है तो सुरक्षित नहीं है, और जब थानों में महिला सुरक्षित नहीं है, जो पुलिस रक्षक है वो ही भक्षक बन गई है। बीजेपी के हल्ला बोल अभियान का नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने किया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली, जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर सभा में बदल गई। हालांकि कलेक्ट्रेट सर्किल के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। दरअसल बीजेपी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों और युवाओं से वादा खिलाफी, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, बिजली बिलों की सब्सिडी, स्वास्थ्य की बदहाल सेवाओं को लेकर प्रदेश भर में हल्ला बोल अभियान चला रखा है। प्रदेश में 3 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। गौशालाओं को अनुदान से जुड़ा सवाल आज सदन में उठा। सवाल पर पहले गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया घिरते नजर आए, लेकिन बाद में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के आंकड़ों के बीच तुलना कर उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कर दी। द्वितीय किस्त देते हो आप अप्रैल, मई और जून, जब नया साल शुरू होता है। मेरा ये कहना है जो सूची आपकी आई है, अप्रैल, मई और जून के बाद एक भी पैसा अब तक किसी भी गौशाला को नहीं मिला है। ये पूरे राज्य की सभी जिलों के 20-21 की पहली तिमाही अप्रैल, मई, जून का भुगतान पूरा हो गया है। साथ ही जैसलमेर में 8.60 देना शेष है, जो यहां से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वहां की प्रक्रिया चल रही है। जैसे वो औपचारिकता पूरी होगी उनको भी वितरण कर दिया जाएगा। साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि गोवंश के लिए सबसे पहले अनुदान पिछली कांग्रेस की सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 83.80 करोड़ रुपए 2013 में दिया था। साथ ही भाजपा सरकार ने लगभग 3 वर्ष में गौशालाओं को सहायता अनुदान दिया 506 करोड़ रुपए, और हमारी वर्तमान सरकार में दिया 1025 करोड़ रुपए। साथ ही वहीं मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से खोलने से जुड़ा सवाल आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठा। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 2018 से पहले जितने भी विद्यालय, चाहे वो पीएसओ चाहे यूपीएसओ, जो मर्ज किए गए वो आरटीई के नियमों के तहत किए गए। क्या ये बात सही है? और यदि ये बात गलत है तो ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की कि जिन्होंने आरटीई के नियमों से बाहर जाकर स्कूलों को मर्ज किया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 2450 तो आपकी सरकार ने जो बंद किए थे उसमें से वापस गलत मान करके वापस खोल दिए, और हमने जो प्रस्ताव मंगाया कि आरटी नॉर्म्स के विपरीत कितने कितने बंद किए गए, तो उसमें 2744 के प्रस्ताव हमारे पास में आए थे। हमने एसडीएम लेवल और जिला कलेक्टर को सम्मिलित करते हुए, आप लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव मंगाए थे। तो वो जो प्रस्ताव आए उसमें से 1076 हमने वापस खोल दिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी चोमू है ना, वही तो चोमू जहां से आप आते हो, नहीं वही चोमू जहां से आप गुजरते हो। तो चोमू में भी 75 विद्यालय बंद कर दिए थे। अभी हमारे पास में 9 प्रस्ताव आए हैं, वो आगे अगर आप चाहोगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मासूम के महापापी पर आए महाफैसले की।